नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कामयाब इंडियन एकेडमी में। तो अपना टॉपिक चल रहा था जीन प्याजे से संबंधित अपनी बातें चल रही थी। उससे संबंधित कुछ अवधारणाएं चल रही थी। तो उन अवधारणाओं में अपन ने बात की अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन के साथ में आत्मीकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है, इनकी बातें अपन ने कर रहे थे। तो इनकी बातों के कुछ उदाहरण अपन लिख चुके थे और कुछ उदाहरण हैं जो कंपटीशन एग्जाम में किस वे में पूछे गए, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो उदाहरण है उसको लिखेंगे अपन। जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है वो। तो लिखोगे उस क्वेश्चन को पहले, क्वेश्चन किस लैंग्वेज के साथ पूछा गया था। क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिखोगे। एक बच्चे को एक बच्ची को एक बच्ची को उसके पिता एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि बच्ची जानती थी कि बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चिड़िया जैसी चीज होती है। चिड़िया जैसी चीज होती है, परंतु परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा। परंतु उसने परंतु उसने कभी पतंग जैसी चीज को नहीं देखा। पतंग जैसी चीज को नहीं देखा। आगे लिखोगे, पतंग को देखकर पतंग को देखकर उसने कहा पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को देखो। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को देखो। उसके पिता ने कहा उसके पिता ने कहा, वह एक पतंग है। वह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है। यह उदाहरण दिखाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन ने कल दो पॉइंट पढ़े थे। एक तो अनुकूलन, अनुकूलन के साथ आत्मीकरण और समायोजन। दो पॉइंटों की बात की थी अपन ने। अनुकूलन के ही दो प्रकार है। जो दो प्रकार से अनुकूलन कैसे होता है, आत्मीकरण के द्वारा अनुकूलन कर सकते हैं आप, या समायोजन के द्वारा अनुकूलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये उदाहरण दिया गया है। एक एक बच्ची है, उसके पिताजी अपने पिताजी के साथ में चहलकदमी कर रहे थे और उसने देखा। उसने पहले कभी चिड़िया को उड़ते हुए देखा था, लेकिन चिड़िया जैसी ही चीज उन्हें दिखाई दी। पतंग को कभी देखा नहीं था, लेकिन उसने पतंग को देखकर भी क्या कहा कि देखो चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया दिखाई दी उसे। तो उसके पिताजी ने कहा यह चिड़िया नहीं है, ये तो पतंग है। तो यह उदाहरण हमें क्या बताता है? तो उसने क्या किया, चिड़िया जैसी चीज को तो देख रखा था लेकिन पतंग को नहीं देखा, और पतंग को देखने के बाद उसके पिता ने बात कही कि ये क्या है, पतंग है। तो पतंग है। तो उसने अपने सामने उसने क्या कर लिया, अपने माइंड में, अपनी स्कीमा में परिवर्तन किया कि ये चिड़िया नहीं है, क्या है, पतंग है। तो अपनी स्कीमा में परिवर्तन कर लिया, तो वो क्या हो गया, इसके लिए समायोजन हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, समायोजन। ठीक है, डैश लगा के लिख लो, समायोजन। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये।
समायोजन की जगह ऑप्शन में और क्या लिखा मिल जाए, व्यवस्थापन लिखा मिल जाए, तभी भी आंसर वो होगा। व्यवस्थापन की जगह समाविष्टीकरण लिखा मिल जाए, तभी वही आंसर होगा। इंग्लिश में इनकी जगह एक ही शब्द लिखा मिलेगा, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन शब्द लिखा मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिखोगे आप। और ये आपके सी टेट के एग्जाम आ रही है 8 फरवरी को। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे पहचानने को मिलेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो लिखोगे क्वेश्चन, सीता ने सीता ने हाथ से दाल और चावल मिलाकर सीता ने हाथ से दाल और चावल मिलाकर खाना सीख लिया है खाना सीख लिया है। जब उसे जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल को वह दाल चावल को मिलाकर खाने लगती है मिलाकर खाने लगती है मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को उसने चीजों को करने के लिए उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को दाल और चावल खाने को दाल और चावल खाने को खालिस्तान कर लिया है। खालिस्तान करना कर लिया है। ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछा गया क्वेश्चन है। सीता नाम की लड़की है, उसने दाल चावल को मिलाकर खाना सीखा था। जब उसे दाल चावल अलग अलग परोसे गए, तभी भी उसने दाल चावल को एक साथ मिलाकर खाना सीखा। तो कहने का मतलब यह है कि उसने अपनी जो स्कीमा में दाल और चावल के साथ में जो चीज सीखी है, वो उसने क्या करना सीखा है, उसमें अनुकूलन करना सीखा है, या साम्य धारण करना सीखा है, या फिर समायोजन करना सीखा, या आत्मीकरण करना सीखा है। उसने क्या किया है, अनुकूलन करना सीखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुकूलित कर लिया है। मतलब कि अनुकूलित, जो खाली स्थान छोड़े है ना, अनुकूलित उस स्थान पे भर लो, चाहे अलग से डैश लगा के लिख लो, अनुकूलित। इसका आंसर क्या होगा, अनुकूलित। ठीक है। तो इस लैंग्वेज के साथ इसका क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया। अब एक और बात और आती है यहाँ पे, वो भी बात इंपॉर्टेंट है, जो इनसे संबंधित ही बात है, उसको करते हैं बात। देखो, कल अपन ने बात की आत्मीकरण की, बात की, और एक बात की अपन ने समायोजन की। किसकी बात की, समायोजन की। आत्मीकरण और समायोजन की अपन ने क्या की, बात की। आत्मीकरण में तो क्या होता है, अपन को पता है कि उसकी स्कीमा में, मतलब कि दो चीजों में अंतर को नहीं समझ पाता है, यानी बकरी के बच्चे में और कुत्ते के बच्चे में वो अंतर को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन समायोजन कर लेता है, अगर उनमें अंतर को कर लेता है, समायोजन करना सीख जाता है, तो उसमें अंतर को समझ जाता है। वो क्या हो गया, उसके लिए समायोजन हो गया। अब बात आती है, एक छोटा सा शब्द और आता है, साम्य धारण। क्या आता है, साम्य
धारण, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है साम्य धारण का। साम्य धारण की जगह एक और शब्द लिखा मिल सकता है, संतुलीकरण। क्या लिखा मिल सकता है? संतुलीकरण। संतुलीकरण, ये शब्द भी लिखा मिल सकता है आपको। इंग्लिश में इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इसे इंग्लिश में बोला जाता है। अब इक्विलिब्रियम होता क्या है? आत्मीकरण और समायोजन के बीच में संतुलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साम्य धारण कहलाती है। यानी इनके बीच में, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके सामने ऐसी समस्या आई तो उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है, उसको समझने में दिक्कत आ रही है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो क्या करता है, उसके साथ समायोजन कर लेता है। और वो समायोजन करने और आत्मीकरण करने के बीच में उसके मस्तिष्क में जो चीज चली है ना बीच में, कि मैं इसको मानूं या इसको मानूं, तो उसके बीच में जो मस्तिष्क में जो प्रक्रिया चल रही है ना, वो क्या है? साम्य धारण। क्या है? साम्य धारण। क्वेश्चन पूछा गया है, साम्य धारण आत्मीकरण और समायोजन के बीच चलने जो संतुलन की प्रक्रिया चली है ना, वो क्या है? साम्य धारण या संतुलीकरण है। छोटे छोटे शब्द है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, थोड़ा सा ही अंतर है, क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते रहते हैं। ये जीन प्याजे से संबंधित अवधारणाएं हैं, ये जो उनकी बातें चल रही होती है। ठीक है, तो इसकी बातें अपन लिखते हैं, साम्य धारण हेडिंग डालोगे, और साम्य धारण या संतुलीकरण या इक्विलिब्रियम। हेडिंग डालो, साम्य धारण या संतुलीकरण, इक्विलिब्रियम। लिखोगे इसके बारे में। लिखो, आत्मीकरण तथा समायोजन के बीच, आत्मीकरण तथा समायोजन के बीच संतुलन लाने की प्रक्रिया, संतुलन लाने की प्रक्रिया को संतुलीकरण, को संतुलीकरण या साम्य धारण, संतुलीकरण या साम्य धारण कहते हैं। संतुलीकरण या साम्य धारण कहते हैं। या फिर इसी पॉइंट को किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपन? साम्य धारण, साम्य धारण पुरानी तथा, साम्य धारण कोमा लगाओ, साम्य धारण कोमा लगा दो यहाँ ताकि लैंग्वेज समझने में आसानी रहेगी। साम्य धारण पुरानी तथा नई धारणाओं और अनुभव के मध्य, पुरानी तथा नई धारणाओं और अनुभव के मध्य, अनुभव के मध्य संतुलन की क्रिया है। पुरानी तथा नई धारणाओं के मध्य संतुलन की क्रिया है। ये क्या है? साम्य धारण है। मतलब कि पुरानी धारणा अपनी आत्मीकरण में क्या बसा हुआ है, और अपने समायोजन के बाद में क्या बसाने वाले हैं उसके बारे में, तो वो क्या हो गया, उनके बीच में जो संतुलन की प्रक्रिया चली है ना, वही क्या है? साम्य धारण है या संतुलीकरण है। आ गई बात यहां तक की समझ में? हाँ। नहीं, उसने क्या देख रखा था? चिड़िया को देखा हुआ था, लेकिन उसके पिता के कहने पर क्या मान लिया? उसको फिर पतंग मान लिया। तो अब तो उसने क्या कर लिया? समायोजन कर लिया ना। ना ना ना, बीच की नहीं है वो।
बीच की नहीं है। पुरानी और नई स्कीमा के मध्य में जो संतुलन की प्रक्रिया चल रही है ना, वो संतुलीकरण है। समझो अंतर को। मैं आपसे कल से यही तो बात कहने की जा रहा हूँ कि ये छोटे छोटे अंतर हैं इनमें, और थोड़े से अंतर भी क्वेश्चन को सही करवा देगा या गलत करवा देगा। थोड़े से अंतर को समझो। क्योंकि चिड़िया का उदाहरण है, वो जानती है चिड़िया को तो, लेकिन पतंग को नहीं देखा था, लेकिन उसके पिता के कहने पर वो पतंग को भी पतंग कहने लग गई। पतंग को समझे, पिता ने कहा है कि ये पतंग है, लेकिन उसने पुरानी स्कीमा में ये थोड़ी बता रखा था भाई पतंग उड़ेगी, जो जो भी चिड़िया है। पुरानी स्कीमा में तो नहीं था ना। लेकिन उसने पतंग चिड़िया जैसी चीज को देखा था, लेकिन पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखने के बाद में उसने कहा है कि चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया को देखो। पिताजी ने कहा ये चिड़िया नहीं है, ये क्या है। उसके साथ सहयोग करने वाला कोई व्यक्ति भी तो था ना। उसने, अगर वो समझ नहीं पा रही है, तब तो उसके लिए तो अपन फिर आत्मीकरण में रख देंगे उस बात को। फिर यहाँ पे भी क्यों जाएंगे अपन। उसके बीच में यदि संतुलन हो रहा है तो ही अपन इसे साम्यधारण या संतुलीकरण कहेंगे। वो कहते हैं ना रिएक्शन चलती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक ऐसी इस दिशा में और एक इस दिशा में रिवर्सिबल उत्क्रमणीय प्रक्रिया चलती है। तो इसमें इसके बीच में क्या होता है, वो साम्य धारणी तो होता है। भाई किसी न किसी स्थिति में तो रुकेगी वो, या तो इधर रुके चाहे इधर रुके, उसके बीच में तो क्या हो रहा है, ये संतुलन हो रहा है। या तो वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा या उस बात को एक्सेप्ट करेगा, बीच में नहीं अटकेगा। दोनों में से एक न एक जगह तो वो संतुलीकरण करेगा, तो वही क्या होगा, साम्य धारण होगा। या तो इस दिशा में रुके या उस दिशा में रुके, तो वो क्या होगा, उसके बीच की प्रक्रिया क्या हो गई, संतुलीकरण या साम्य धारण। अब बात आती है इसके बाद में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में जेएस ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उसकी बात अपन करते हैं। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा है आपने? यह हालांकि सीटेट के अंतर्गत है, सीटेट के अंतर्गत पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा फेमस तो जीन प्याजे वाला ही है। फिर भी मैं लिखाने के लिए सारी चीज़ें लिखाऊंगा। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, हेडिंग डालनी है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पहली बात तो ये कि ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इसकी तीन अवस्थाएं बताई ब्रूनर ने। कितनी अवस्थाएं बताई, तीन अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक विकास की, तीन अवस्थाएं। और ये तीन अवस्थाएं हैं जो जीन प्याजे की प्रथम तीन अवस्थाओं के क्या बताई, समांतर बताई है। वो कौन कौन सी स्टेज है उनकी बातें अपन करते हैं। इसने कहा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत जीन प्याजे सॉरी ब्रूनर ने खोज की अन्वेषणात्मक विधि का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसके उपनाम देखने को मिलते हैं। खोज की अन्वेषणात्मक विधि का सिद्धांत किसने दिया, खोज की अन्वेषणात्मक विधि, इस सिद्धांत को खोज की अन्वेषणात्मक विधि का सिद्धांत भी कहा जाता है। एक जो बालक होता है हमेशा खोजी प्रवृत्ति का होता है, और खोजी प्रवृत्ति के होने के कारण इस सिद्धांत को खोज की अन्वेषणात्मक विधि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अन्वेषणात्मक विधि की बात करेंगे तो किसने दी है इसको, जीन प्याजे ने, सॉरी ब्रूनर ने इसका विकास किया है। जीन प्याजे ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की तीन अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई है। तीन अवस्थाएं है कौन कौन सी, उसकी बातें अपन करते हैं। पहली अवस्था का इसने नाम दिया इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव
स्टेज। दूसरा नाम दिया इसने आइकॉनिक स्टेज। तीसरा नाम इसने दिया सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज। अब बात आती है हिंदी में नाम डिसाइड करने की। इनएक्टिव स्टेज को हिंदी में क्या कहा जाता है? सक्रिय अवस्था। इनएक्टिव का मतलब सक्रिय अवस्था इसे कहा जाता है। हिंदी में नाम चेंज होंगे, इंग्लिश में नाम मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि इंग्लिश के नाम पे फोकस जाए। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ये तीन अवस्थाएं किसने बताई? ब्रूनर ने बताया। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। तो इसको हिंदी में नाम इसका क्या मिलेगा? सक्रिय अवस्था। क्या नाम मिलेगा? सक्रिय अवस्था। सक्रिय अवस्था भी लिखा ना मिले तो इसका दूसरा अन्य नाम मिलेगा विधि निर्माण, यह क्रियात्मक अवस्था। और अन्य नाम क्या मिलेगा? विधि निर्माण। विधि निर्माण अवस्था भी इसे कहा जाता है, या फिर इसे क्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। क्रियात्मक अवस्था। या फिर इसे अधिनियम अवस्था भी कहा जाता है। अधिनियम अवस्था। अधिनियम अवस्था, ये इसके उपनाम है। बात आती है कि इसका समय, वही जीन प्याजे ने अपनी पहली अवस्था का समय क्या बताया था? 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष का इसका समय बताया है, 0 से 2 वर्ष। इसमें बालक क्या होता है? वही इंद्रियों के माध्यम से सक्रिय होकर सीखता है। वही उसकी तरह ही बातें हैं इसकी, जीन प्याजे ने जो बातें बताई है उसी की तरह, बस इसने नाम चेंज कर दिया बस यहाँ पे। इनएक्टिव स्टेज यानी सक्रिय अवस्था, इंद्रियों के प्रयोग से वो सर्वाधिक सीखता है 0 से लेकर 2 वर्ष के समय में। अब बात आती है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज को जो अन्य जो नाम मिलता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था इसको कहा जाता है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था हिंदी में नाम प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था या फिर प्रतिबिंबात्मक अवस्था की जगह और क्या लिखा मिल सकता है? अनुप्रतीकात्मक अवस्था। अनुप्रतीकात्मक अवस्था। अनुप्रतीकात्मक अवस्था या फिर इसका और भी नाम लिखा मिल सकता है। अनुप्रतीकात्मक के अलावा इसका नाम मिल सकता है प्रतिभा परक अवस्था। प्रतिभा परक अवस्था। प्रतिमा परक अवस्था। या फिर और भी नाम लिखा मिल सकता है भाई। प्रतिबिंब हो गया, अनुप्रतीकात्मक अवस्था हो गया, प्रतिमा परक अवस्था हो गया, या बिंब अवस्था भी इसे डायरेक्ट बोल दिया जाता है। बिंब अवस्था। बिंब अवस्था। और इसका जो समय है जीन प्याजेनेमी और ब्रूनर का भी समय समांतर है। तो क्या समय होगा इसका? 2 से लेकर 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष का समय इसको बताया। 2 से 7 वर्ष ये समय इसको बताया। अब इसमें क्या होता है कि बालक क्या होता है? प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। प्रतीकों के माध्यम से सीखता है और प्रतिमाओं के माध्यम से सीखता है। यानी कि बालक के सामने कोई मूर्त वस्तु दिखाई देगी ना, उसी के माध्यम से वो सीखेगा। कोई आइकन पटक दिया, मान लीजिए ये पेन है, पेन को देखकर ही सीखेगा वो। मैंने पेन बोल दिया, छिपा लिया, तो अब नहीं सीख रहा वो। पेन उसके सामने होगा मूर्त रूप में, जैसे पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था बताया था वहां तो जीन प्याजे ने तो।
लेकिन जीन पियाजे की उस अवस्था को यहाँ पे प्रतिबिंबात्मक अवस्था के नाम से जाना जा रहा है, ये ध्यान रखो। तो वहां पे मूर्त संक्रियता अवस्था की बातें यहाँ पे समाहित हो जाती है एक तरीके से। तो मूर्त वस्तुओं को देखकर वो सीख रहा है, प्रतिबिंबों के माध्यम से, प्रतिमा के माध्यम से वो सीख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी ही बातें आ जाएंगी। यहाँ पे बात आती है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीक, इसे प्रतीकात्मक अवस्था कहा जाता है। संकेतात्मक अवस्था या प्रतीकात्मक अवस्था इसे कहा जाता है। संकेतात्मक, संकेतात्मक अवस्था या प्रतीकात्मक अवस्था। प्रतीकात्मक अवस्था। सिंबॉलिक मतलब सिंबल, सिंबल का मतलब संकेत, संकेत का मतलब कुछ प्रतीक, वही तो होता है सिंबल का मतलब। तो इसका समय क्या बताया है यहाँ पे, 7 से 11 वर्ष। ये समय किसने बताया, ब्रूनर ने अपनी 3 अवस्थाओं का समय बताया। और ब्रूनर ने कहा कि जो ये अवस्थाएं हैं इसी में बालक है जो सीखता है। पहली स्टेज इनएक्टिव स्टेज, दूसरी आइकॉनिक, तीसरी सिंबॉलिक स्टेज। इसकी बात किसने की, जेरॉम सिंगर ब्रूनर, जीएस ब्रूनर इसका पूरा नाम होता है, जेरोम सिंगर ब्रूनर इसका पूरा नाम लिख देखने को मिलता है, जेएस ब्रूनर। इसने इस तरह से संज्ञानात्मक विकास की क्या की है, बात की है। और इन्होंने कहा है, ब्रूनर की जो 3 अवस्थाएं, इन्होंने इस बात का पर जोर दिया है कि जो ब्रूनर का मानना है कि जो एक बड़ा आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, वो वैसे तो सक्रिय रूप से सीखता है, सांकेतिक चिंतन करता है, लेकिन सर्वाधिक जो सीखता है ना वो सिंबॉलिक यानी संकेतात्मक अवस्थाओं के माध्यम से सीखता है। प्रतीकात्मक या सक्रिय चिंतन के माध्यम से वो सीखता है। ये बात कौन बोल रहा है, ब्रूनर अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बात बोलता है। फिर बात आती है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत से संबंधित कुछ शिक्षण के महत्व होते हैं, कुछ शिक्षण से संबंधित सिद्धांत निकल के आते हैं। जैसे खोज के अन्वेषणात्मक विधि का सिद्धांत किसने दिया है, सक्रियात्मकता का सिद्धांत किसने दिया, कुछ ऐसी बातें और निकल के आती हैं यहाँ से, इसी सिद्धांत में से। उनकी भी बातें अपन करते हैं एक बार आप ऐसे करो, इसके हेडिंग डालो और ऐसे कैसे उतारो, और इसकी 1-2 बातें हैं जो मैंने बोल के समझाई है उनको लिखते हैं अपन। कोई शब्द समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, गलत मत लिखना बस। तो सर्दी किस किस को लगती है, सबको लगती है। तो चादर की जगह रजाई ले रहा करो फिर यहाँ है। होड़ फैरा रहा करो आदि। भैया जनवरी जनवरी तो सर्दी पड़ेगी।
तो एनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक, एनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक इंग्लिश वर्जन याद रखना, हिंदी में शब्द उल्टे सीधे हो जाते, कई बार चेंज कर देता है वो शब्दों को। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है इसका, तो ब्रूनर द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। एनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक और दूसरी एक अवस्था सक्रिय संक्रियात्मक अवस्था उसकी डाल दी जीन प्याजे वाली। हाँ बिल्कुल लिखाएंगे, उनकी बात करेंगे। इसके फोल्डिंग, मचान, ढांचा, पाड़, इनके बातचीत करेंगे, अभी रुको तो सही। फिर जेड पीढ़ी की बात करेंगे, लेव वाइगोस्की के अंतर्गत। हाँ जी, उतार लिया। उतार लिया। तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की तीन अवस्थाएं बताई, एनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इसके ट्रिक्स लिखा दूं याद करने की? भाई याद करने की ट्रिक्स लिखा दूं क्या? तो इंग्लिश वर्जन में लिखा देते हैं ट्रिक्स को भी, तो लिखा दे। लिखो, ब्रूनर की एक्टिवा पर आई सीमा, हो जाएगी याद। भाई ब्रूनर ने एक्टिवा ली, ब्रूनर की एक्टिवा पर, एक्टिवा पर आई सीमा। बुरा मत मानना कहीं कोई किसी का नाम सीमा हो। आ जा ही नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो तो देखेगी वो। ब्रूनर है, व्यक्ति का नाम आओ, ब्रूनर ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक अवस्था की? एक्टिव का मतलब एनएक्टिव स्टेज, आई का मतलब आइकॉनिक स्टेज, सीमा का मतलब सिंबॉलिक स्टेज। तो ये तीन अवस्थाएं हैं इसकी। ब्रूनर की एक्टिवा पर आई सीमा। तो कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है, जीन प्याजी की अवस्था कौन सी थी, जब पढ़ते हैं ना जब तो इतना याद रहता है, जब क्वेश्चन फॉर्मेट में आता है तो पता नहीं लगता है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था हिंदी में लिख के दे देता है, लेकिन अपन उस अंग्रेजी वर्जन को पढ़ते नहीं है, गलत करके आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वही अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जैसी बात हो रही है इसकी, तो लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहीं जैसे ट्रिक्स को लिख लो इसको साथ में, ब्रूनर की एक्टिवा पर आई सीमा। अब इसके बारे में लिखते हैं एक लाइन और। लिखोगे इनएक्टिव स्टेज के नीचे की साइड एक लाइन लिख लो, बालक, बालक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर, बालक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर बालक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर सक्रिय रूप से अपना संज्ञान, सक्रिय रूप से अपना संज्ञान विकसित करता है। सक्रिय रूप से अपना संज्ञान विकसित करता है। तो ये बात किसके बारे में है? इनएक्टिव स्टेज के बारे में है, ठीक है। फिर प्रतिबिंबात्मक अवस्था के बारे में लिखोगे, ये पहले स्टेज की बात है जो मैंने बोली थी ना, मैं नीचे लिखाऊंगा, वो बात है,
दूसरी बात लिखोगे इसके बारे में, प्रतिबिंबात्मक अवस्था में आइकॉनिक स्टेज की बात लिखोगे। बालक प्रतीकों एवं बालक प्रतीकों एवं प्रतिमाओं का उपयोग कर चिंतन करता है। बालक प्रतीकों एवं प्रतिमाओं का उपयोग कर चिंतन करता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे उठा सकता है इसी लाइन को। ब्रूनर की किस अवस्था में बालक प्रतीकों और प्रतिमाओं के उपयोग द्वारा चिंतन करता है? तो कौन सी अवस्था में? प्रतिबिंबात्मक अवस्था में। यह समय के रूप में पूछेगा तो 2 से 7 वर्ष के समय के अंतर्गत। ठीक है। फिर उसके बाद में संकेतात्मक अवस्था के बारे में लिख लो। यहां संकेतों के प्रादुर्भाव से या संकेतों के प्रादुर्भाव से या संकेतों के प्रादुर्भाव से चिंतन करता है। या संकेतों के प्रादुर्भाव से क्या करता है? चिंतन करता है। यानी उसको संकेत दिए और संकेतों के माध्यम से वो सीखने लग जाता है। अपने माइंड में वो संकेत, वो वैचारिक क्रिया की अवस्था यहाँ के जनरेट होने लग जाते हैं उसके मस्तिष्क में, और संकेतों के माध्यम से वो सीख लेता है। अब वो बैठा है यहाँ पे और घर पे, मतलब कि घर का रोड मैप पूछे तो रोड मैप वो क्या होता है अपने मस्तिष्क में क्या करता है? छप जाता है कि नहीं छपता है? अब जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, आप वयस्क हो गए हो, तो वयस्क होने के बाद में आपसे पूछा गया आपका घर का रोड मैप क्या है, तो आप घर का रोड मैप भाई वहाँ जाना, वहाँ पीपल का पेड़ है, वहाँ अमरूद का पेड़ है, वहाँ सड़क है, वो है, फलाना सारी चीज़ बता दोगे नहीं बताओगे? क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ छप गई है। वो आपने क्या कर लिया? संकेतों के माध्यम से उसका रोड मैप बनाना सीख लिया है। ठीक है। अब इसके बाद में नोट डालोगे। 2 नोट डालने हैं, इसी से संबंधित बात है, फिर आगे की बात करेंगे। नोट डालो। ब्रूनर की 3 अवस्थाएं ब्रूनर की 3 अवस्थाएं ब्रूनर की 3 अवस्थाएं जीन प्याजे की जीन प्याजे की जीन प्याजे की प्रथम तीन अवस्थाओं के समांतर है। प्रथम 3 अवस्थाओं के समांतर है। तो बताओ जीन प्याजे की प्रथम 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? बताओ जीन प्याजे की प्रथम 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी संज्ञानात्मक विकास की? हाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके समांतर ये 3 अवस्थाएं हैं। आ गई बात समझ में? एक और नोट डालो। ब्रूनर का मानना है कि ब्रूनर का मानना है कि ब्रूनर का मानना है कि प्रौढ़ प्रौढ़ सांकेतिक चिंतन करते हैं प्रौढ़ सांकेतिक चिंतन करते हैं सांकेतिक चिंतन करते हैं, किंतु उनमें किंतु उनमें किंतु उनमें सक्रिय तथा किंतु उनमें सक्रिय तथा प्रतिबिंबात्मक चिंतन भी होता है। किंतु उनमें सक्रिय तथा प्रतिबिंबात्मक चिंतन भी होता है। सक्रिय एवं प्रतिबिंबात्मक चिंतन भी होता है। अब देखो ब्रूनर से संबंधित कुछ एक बातें और हैं, उनकी भी बातें अपन करते हैं। तो ब्रूनर ने कुछ शिक्षण से संबंधित कुछ बात बताई, कुछ शिक्षण के सिद्धांत दिए जो इसी सिद्धांत से रिलेट होते हैं, वो सिद्धांत भी उनकी बात करते हैं। तो ब्रूनर द्वारा दिया गया शिक्षण के सिद्धांत, हेडिंग डालनी है आपको, ब्रूनर द्वारा
दिए गए शिक्षण के सिद्धांत। हेडिंग डालनी है आपको। अब इसके कौन कौन से सिद्धांत इसने इससे निकल कर आए, उनके भी बातें कई बार डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इन्होंने औपचारिक शिक्षण का सिद्धांत दिया। कौन सा दिया? औपचारिक शिक्षण का सिद्धांत। औपचारिक शिक्षण का सिद्धांत लिख लो साथ के साथ। औपचारिक का मतलब क्या होता है? जहां पे विद्यालय में रहकर जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा का भाग होता है। दूसरा इसी से निकलकर जो सिद्धांत निकल के आया वो है वर्णात्मक शिक्षण का सिद्धांत। वर्णात्मक वर्णात्मक शिक्षण का सिद्धांत। वर्णात्मक शिक्षण का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत इन्होंने दिया, वर्णात्मक के साथ में इन्होंने दिया प्रमाणिक सिद्धांत। शिक्षण का प्रमाणिक सिद्धांत भी किसने दिया? ब्रूनर ने दिया। शिक्षण का प्रमाणिक सिद्धांत भी किसने दिया? ब्रूनर ने दिया। साथ में और शिक्षण का अर्जित ज्ञान का रूपांतरण का सिद्धांत भी किसने दिया? ब्रूनर ने दिया। अर्जित ज्ञान के रूपांतरण का सिद्धांत। अर्जित ज्ञान के रूपांतरण का सिद्धांत। सिद्धांत पांचवा, अर्जित ज्ञान के रूपांतरण का सिद्धांत। फिर नवीन ज्ञान अथवा सूचनाओं को ग्रहण करना, यह भी एक सिद्धांत का नाम दिया दिया गया इसको। नवीन ज्ञान एवं सूचनाओं का सिद्धांत। नवीन ज्ञान एवं सूचनाओं का सिद्धांत भी इसने दिया। यह ज्ञान की पर्याप्तता की जांच का सिद्धांत दिया। एक ज्ञान की पर्याप्तता का जांच का सिद्धांत। ज्ञान की पर्याप्तता, ज्ञान की पर्याप्तता का सिद्धांत। ज्ञान की पर्याप्तता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। अब देखो ब्रूनर ने और भी क्या बात बताई। इन्होंने बताया कि आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने वाले मनोवैज्ञानिक भी कौन थे? ब्रूनर थे। आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। आगमनात्मक आगमनात्मक अधिगम, आगमनात्मक अधिगम को प्रसिद्धि दिलाने वाले आया आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ज्ञान की पर्याप्तता का सिद्धांत। ज्ञान अपन ने प्राप्त किया है, उसकी पर्याप्त मात्रा कितनी है, उसका सिद्धांत भी ब्रूनर ने दिया है। अब ब्रूनर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है उसको नोट डाल के लिखोगे। यहां तक लिख लिया? लिखो फटाफट लिखो इनको। ज्ञान की पर्याप्तता का सिद्धांत, आगमनात्मक अधिगम का सिद्धांत,
लिख लिया। आगमनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी इन्होंने प्रस्तुत किया। आगमन का मतलब क्या होता है? उदाहरण से नियम या नियम से उदाहरण? आगमनात्मक विधि होती है जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसका भी शिक्षण में प्रयोग जो सर्वप्रथम किया था, किसने किया? जेरोम ब्रूनर ने किया है। अब बात आती है इसके, जो ब्रूनर ने इंपॉर्टेंट बात की इस सिद्धांत के अंतर्गत, वो क्या बात की कि बालक को किसी भी अवस्था में या किसी भी पड़ाव पर कोई भी चीज सिखाई जा सकती है। ये बात बोलने वाले व्यक्ति कौन था? जेरोम सिंगर ब्रूनर, जेएस ब्रूनर। पानी पी लो भाई, पानी पी लो। पानी पी लो भाई। हाँ, नोट डाल के एक बात लिखोगे जो काम की बात है, जो पूछी गई है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत। हाँ, नोट डाल के लिखनी है काम की बात को। लिखो, नोट डाल के लिखो। विकास की किसी भी अवस्था में, विकास की किसी भी अवस्था में, विकास की किसी भी अवस्था में, या ब्रैकेट में लिख लो पड़ाव पर, विकास की किसी भी अवस्था में, ब्रैकेट में लिख लो पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। तो ये बात किसने कही है? ब्रूनर ने। डैश लगा के लिख लो, ब्रूनर ने। ये कथन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत। विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी चीज या कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। ये बात कौन बोल रहा है? ब्रूनर इस बात को बोल रहा है। अब ध्यान देना, काम की बात और भी हो रही है यहाँ पे। देखो, ब्रूनर ने क्या किया? ये शिक्षा शास्त्री थे ब्रूनर। कौन थे? शिक्षा शास्त्री थे। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किन शब्दों का उपयोग किया है? तो ब्रूनर की बात है, उसी की बात अपनी चल रही है। क्या बात की है इन्होंने? इन्होंने 1960 में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है। मचान, पाड़, या ढांचा, या ढांचा, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या समीपस्थ समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बातें नहीं, बातें नहीं, छोटे छोटे शब्द है जो काम के हैं। या फिर अस्थायी सहयोग, अस्थायी सहयोग, और एक इंपॉर्टेंट शब्द है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग। अब ये होता है क्या है? देखो, ये शब्द बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जो किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, कोई उदाहरण लेता है वो इनके इस लैंग्वेज से। समझो चीजों को। समीपस्थ विकास होता है क्या है, अस्थायी सहयोग क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, समझो चीजों को।
मचान। मचान क्या होता है? जैसे अपन घर बनाते हैं, अपन को क्या करनी है, एक छान ताननी है, छान, झोपड़ी ताननी है। तो झोपड़ी तानने से पहले अपन उसका एक ढांचा तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं, लकड़ियों, मोटी मोटी लकड़ियों का छोटा छोटा, फिर उसके ऊपर पूड़े गेरते हैं, फिर तब जाके छान बनती है। बन तो वो एक तरीका का क्या है, एक अस्थायी सहयोगी तो है वो भी। समझो चीजों को, रिलेट करो उस चीज से। है, मकान बनता है, मकान की छत जब डलती है तो पहले क्या है, फंटा बल्लियों की वो छत तैयार की जाती है, नहीं अस्थायी सहयोग तैयार किया जाता है नहीं, या फिर डायरेक्ट ही पटकते हैं अपन, हैं, मसाले को। पहले छत क्या कर दी जाती है, तैयार की जाती है, पहले अस्थायी सहयोग देकर अस्थायी ढांचा तैयार किया जाता है उसका, फंटा बल्ली लगाकर उसकी छत तैयार की जाती है, उसके ऊपर सरिया वगैरह लगाए जाते हैं। उसके बाद में उसमें मसाला घेर के फिर उसको स्थायी रूप धारण करवाया जाए। वो सहयोगी तो हुआ एक तरीके से, वो मचान ही तो है, वो ढांचा ही तो हुआ, स्ट्रक्चर ही तो है वो। तो जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र तो है, भाई जहां तक उसका विकास करना है उसके समीप तक वो पहुंच गया, वो अस्थायी सहयोगी तो वो एक तरीके से। जेड पीढ़ी अपन लेवाइगोस्की का सिद्धांत है, लेवाइगोस्की ने उसमें क्या बोला है, लेवाइगोस्की ने उसमें बोला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र उसने बोला है, लेकिन अपन ने इसके अंतर्गत भी ये बात लिखी है, वो जेड पीढ़ी रूप में व्यक्त किया उसने, लेकिन वो बात है जॉन ऑफ प्रोक्सिमा डिस्टल की। लेकिन इसने ये शब्द यूज तो इसने ही किया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। किसको? बिल्कुल इसी को बोलेंगे। अब देखो, ये इसके फोल्डिंग शब्द का यूज भी किसने किया है, ब्रूनर ने किया है, ये तो याद है। इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, अस्थायी सहायता, मतलब कि वयस्कों द्वारा किया गया, मतलब कि सहयोग, वयस्कों द्वारा किया गया कुछ अस्थायी सहयोग, वो क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग। अब कहने का मतलब आप समझो, मान लीजिए आप साइकिल चलाते थे बचपन में। अब साइकिल ये तो नहीं अचानक से आप डायरेक्ट ही साइकिल चलाना सीख गए होंगे, पीछे से किसी ने पकड़ा होगा, शुरुआत में जब डंडा चलाया होगा या कैंची चलाई होगी, पीछे से तो किसी ने पकड़ा होगा साइकिल को। और पकड़ा हुआ जो, आपका जो साइकिल को पकड़ा है आपके पीछे से किसी ने, वो क्या है, एक प्रकार से सहयोगी तो है, वो इसके फोल्डिंग ही तो है आपकी। तो वो क्या है, अस्थायी सहयोग है वो आपका। बाकी बाद में आप चलाना सीख जाओगे तो फिर वो सहयोग बंद हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने कोई कंपटीशन एग्जाम पास कर रखा है, किसी ने आरएएस के एग्जाम पास कर रखी है, और आरएएस के एग्जाम पास करने के बाद में अपन उस आरएएस वाले जो इसने अपने परिवार में किसी ने पास कर रखी, तो अपन क्या करेंगे, अपन उससे क्या लेंगे, सहयोग लेंगे, कि बताओ आपने कैसे पास की, कौन से नोट्स पढ़े, कौन सी किताबें पढ़ी और कितने घंटे आपने पढ़ाई की, तो उससे अपन क्या मांगेंगे, सहयोग। तो उसके द्वारा बताया गया जो सहयोग है ना, वो इसके फोल्डिंग का काम करेगा। तो इसके फोल्डिंग वही तो है ये। हाँ बोल सकते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का मतलब होता है कि आपने कहाँ तक का विकास सीख लिया है, और उसके आगे का विकास तो आप किसी के सहयोग से सीख पा रहे हो, वो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आ गई बात समझ में? मतलब कि जहां तक तो आपने सीख लिया है, अब सीखने के बाद में आपको परेशानी है, अब आप क्या करोगे, दूसरे से क्या करोगे, सहयोग लोगे। कि भाई यहाँ तक भाई कैची चलाना, आपने साइकिलों को गुड़काना ऐसे तो सीख लिया है, लेकिन कैची चलाना नहीं आया आपको। तो कैची चलाओगे, तो किसी दिन चलाओगे तो किसी दिन तो आप कुल्ला मान दिखा जाओगे, और जिस दिन चलाओगे उस दिन क्या करोगे, किसी का सहयोग लोगे, भाई अब पीछे से पकड़ ले, थोड़ा सा बूढ़ तो मैं गुड़का लेती हूँ, और बाद में या फिर किसी ढलान के ऊपर चढ़ा के ऐसे गुड़काई होगी। तो वो क्या है, आपका अस्थायी सहयोग है, वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है जहां तक आप पहुंच चुके हो। इसको लेवाइगोस्की के साथ और क्लियर करूंगा मैं समीपस्थ विकास को। जैसे मान लीजिए इसके फोल्डिंग और मचान, अस्थायी ढांचा, है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये एक तरीके से वही बात है ये। इसको समझो चीजों को, इनकी बातें कौन कर रहा है, ब्रूनर कर रहा है। अब बात आती है 1978 में लेवाइगोस्की ने क्या बात की, लेवाइगोस्की ने क्या बात की उसकी बात करते हैं। अब
अंतर समझ में आएगा। लेव वाइगोस्की, एक मिनट इसको डालता हूँ। लेव वाइगोस्की, इन्होंने बात की 1978 में। सर्वप्रथम तो बात इन्होंने ही कर ली थी समीपत विकास क्षेत्र की। इन्होंने बात की जेडपीडी की। किसकी बात की? जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमो डेवलपमेंट। इंग्लिश में लिखो या फिर इंग्लिश वर्जन को हिंदी में लिख दूं? जोन ऑफ प्रोक्सिमो डेवलपमेंट। प्रोक्सिमो डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमो डेवलपमेंट का मतलब है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये शब्द यहीं से निकल के आया है, जिसको अपन ने वहां पे भी यूज किया है। ठीक है, इसका मतलब होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जेडपीडी की बात तो ले वाइगोस्की ने की है, और ले वाइगोस्की ने और भी बातें की है। इसने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कह दो, और एक या सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत कह दो। ये किसने बात की है? ले वाइगोस्की ने बात की। अब बात आती है जेडपीडी क्या होती है। यार ये अपना पूरा जो पूरी रामायण पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब समझो थोड़ा सा। मान लीजिए ये नदी है, समझना, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये ए है और एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट है, इसे वास्तविक विकास का क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक विकास का क्षेत्र। विकास का क्षेत्र। बी पॉइंट है, इसे कहेंगे अपन समीपस्थ विकास का संभाव्य विकास का क्षेत्र। क्या कहेंगे? संभाव्य विकास का क्षेत्र। संभाव्य विकास का क्षेत्र। बातें नहीं समझो। संभाव्य विकास का क्षेत्र। संभाव्य विकास का क्षेत्र और वास्तविक विकास के क्षेत्र के बीच का अंतर होता है ना, वही क्या होता है? जेडपीडी होता है, समीपस्थ विकास होता है। इससे यहां पे अपन को यहां से यहां तक जाना है। संभाव्य विकास का क्षेत्र और वास्तविक विकास के क्षेत्र के बीच का अंतर, ये बीच का अंतर आएगा ना, वो क्या होगा? जेडपीडी होगा। यदि ले वाइगोस्की के अनुसार पूछ रहा है तो जेडपीडी है, और उसके अनुसार इसके फोल्डिंग हो गया वो। किसके अनुसार? ब्रूनर के अनुसार। या मचान हो गया, या ढांचा हो गया, या समीपस्थ विकास हो गया। बात तो वही है वो। अर्थ, हाँ एक ही चीज है, एक ही चीज है। आगे बात समझ में? बात तो वही है ना। अब देखो थोड़ा सा जेडपीडी, ये क्या है? संभाव्य विकास का क्षेत्र है, और वास्तविक विकास के बीच के क्षेत्र का अंतर ही क्या होता है? जेडपीडी होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। ये इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोल देंगे। समीपस्थ विकास क्षेत्र। बातें समझो, बातें नहीं। मान लीजिए ये नदी है और ये व्यक्ति है।
नदी आगे गहरी है, ये गहरी नदी है, और भी गहरी है और ये नदी, ठीक है, और भी गहरी होती जा रही है नदी। एक आदमी है, ये आदमी है जो यहाँ तक तो पहुंच गया। भाई कम गहरी नदी में तो आदमी कोई भी पहुंच जाता है, यहाँ तक तो आदमी पहुंच गया है। अब ये आगे यहाँ तक वो पहुंचना चाहता है, समीपस्थ मतलब कि संभाव्य विकास का क्षेत्र तो यहाँ तक, भाई संभावना तो यहाँ तक पहुंचने की होनी चाहिए उसकी। लेकिन वो क्या करता है, इस नदी में कुछ टायर गेड़ देते हैं। क्या गेड़ दिए? टायर गेड़ दिए। तैरने के आते हैं ना बैलून वाले टायर, वो गेड़ दिए। तो बालक क्या करता है, ये टायर है ना, एक तरीके से जेड पीडी का या इसके फोल्डिंग का काम करेंगे। तो वो इसकी मदद से कहां पहुंच जाएगा, संभाव्य विकास के क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। तो ये बीच का जो ये क्षेत्र है, ये जेड पीडी या इसके फोल्डिंग या समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। मचान या ढांचा ऐसे शब्द कभी पूछ ले कि भाई किसने यूज किया सर्वप्रथम, तो ब्रूनो ने यूज किया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? बताओ आई कि नहीं आई? आ गई? तो लिखते हैं अपन इसकी बातों को। टाइम हो गया। इनको फिर साफ मत करना, गुरुजी से सेव सेव कर ले, करनी है इनको।